हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं मिनरल पे हमारी कल की वीडियो में चर्चा हुई थी। मिनरल क्या है, हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसके कार्य क्या है, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, और उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मिनरल में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका नाम है कैल्शियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैल्शियम। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम को आपको डिनोट किया जाता है Ca से। Ca से डिनोट करते हैं किसको? कैल्शियम को। कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में व्याप्त खनिज लवणों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में व्याप्त खनिज लवणों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण है। जब बात हमारी होती है कि सर्वाधिक मात्रा में, तो आपको पता है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 96% कार्बनिक पदार्थ है और आपके 4% अकार्बनिक पदार्थ हैं। और आपको यह भी पता है कि जो अकार्बनिक पदार्थ अगर अपने बॉडी में बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में आपके कौन से हैं? आपके मिनरल हैं। इन मिनरल जिनकी प्रतिशत मात्रा 4% है, इसमें 4% में सिर्फ और सिर्फ 2%, या इस तरह कहिए, या कहिए जो है इस 4% का 50%। आपका एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में भविष्य में बन सकता है कि कुल खनिज का कितना प्रतिशत आपका कैल्शियम है, तो वहां पे हो जाएगा 50%। तो 50% अकेले ही स्थान ग्रहण किए हुए है, कौन है? आपका कैल्शियम है। यानी कि जो 4% था आपका अकार्बनिक पदार्थ था, यानी कि आपके खनिज लवण थे, उस खनिज लवण में अकेले 2% आपका कौन कवर किया है? आपका कैल्शियम। और उसी कैल्शियम पर हमारी चर्चा होने वाली है। और बचता है पुनः 2% में आपका 1% फास्फोरस है और 1% में आपके अन्य 22 आपके खनिज तत्व आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में कुल खनिज तत्वों की संख्या की बात करें तो 24 है, जिसको कल पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था 24 के 24 खनिज तत्वों को। तो चलिए इतनी बात हो गई। लेकिन जब यहीं पर हमारी बात होती है कि कैल्शियम की, तो हमें पता है कि यह 2% होता है। अब 2% तो होता है, लेकिन बात आती है सर 2% का यूज कहाँ पे होता है? तो जान लीजिए कि 2% में से 99%, 2% का 99% आपके हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम का यूज होता है, जबकि 1% बचता है, वह 1% आपके ब्लड में घूमता रहता है। तो बात आती है सर ब्लड में इसका काम क्या था? जब हम ब्लड की बात करते हैं और ब्लड में घूमता रहता है, आपने पढ़ा है जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपका कौन सा तत्व, कौन सा खनिज लवण आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है, वहां पर आपका कैल्शियम का नाम निकल कर आता है। तो यह ब्लड में भी आवश्यक होता है। और उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे जो आपका लाइपेज एंजाइम है, जो कि वसा के डाइजेशन में सहायक होता है, उसको सक्रिय करने में भी आपके कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बहुत सारे कैल्शियम के काम है, लेकिन मुख्य रूप से यह आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों का निर्माण करता है, दांतों का निर्माण करता है। इसीलिए 99% आपके हड्डी और दांत के निर्माण में या उसमें समाहित होता है, जबकि 1% आपके ब्लड में होता है। अगर हम कार्य की बात करें तो आपका जो कार्य है, क्योंकि हमने देखा जो इसकी मुख्य भूमिका है ये आपके हड्डियों और दांतों के निर्माण में है, तो कैल्शियम अकेले कुछ नहीं कर पाता है जब तक इसके साथ फास्फोरस नहीं मिलता है। कैल्शियम और फास्फोरस जब मिलता है तो कैल्शियम फास्फोरस आपस में मिल करके बनाते हैं कैल्शियम फास्फेट बना लेते हैं। यही कैल्शियम फास्फेट, आपको पता है कि जब बच्चा नवजात हुआ करता, बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वह कार्टिलेज की बनी होती हैं। इसी कारण से हड्डियां मुलायम होती हैं और हम लोग जैसे चाहते हैं बच्चे को मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं और वह आसानी से अपने शरीर को घुमा भी लेता है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी हड्डी कार्टिलेज की बनी होती है, जो कि हमारे नाक की हड्डी, हमारे कान की हड्डी है, यह भी हड्डी कार्टिलेज की है। यही कारण होता है कि हम लोग बच्चों की नाक से और बड़े लोगों की नाक को पकड़ कर रहने देते, कुछ होता नहीं है, कान को पकड़ के लोग हिला देते हैं, लेकिन अगर ये हड्डी ऐसे हिला देते तो कहता हमारा हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो हड्डी फ्रैक्चर नहीं हो रही है, आसानी से मुड़ जा रही, हिल जा रही है, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो उसकी हड्डी कार्टिलेज की बनी। इसी प्रकार से बच्चों की हड्डियां भी कार्टिलेज की बनी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आपको पता है कि नवजात है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जैसे से ये अवस्थाओं में आता है
वहां पर उसकी हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होने लगता है। अब कैल्शियम का जमाव कैसे होगा, हमने आपको बताया कि कैल्शियम बिना फास्फोरस के बेकार है, और कैल्शियम जब फास्फोरस से मिलता है तो वह बनाता है कैल्शियम फास्फेट। यही कैल्शियम फास्फेट जो हड्डी है आपकी हड्डियों में जा करके जमने लगता है, और जमता किसकी सहायता से है, आपको पता है कि हमारे शरीर में, हमारे गले में आपकी 2 ग्रंथियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक आपकी है थायराइड, एक आपकी है पैराथायराइड। जो उसमें थायराइड ग्रंथि है इसका निर्माण करती है आपके कैल्सीटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। और यही कैल्सीटोनिन हार्मोन आपके ब्लड में जो अतिरिक्त कैल्शियम है, अब आप कहेंगे सर हमारे ब्लड में अतिरिक्त कैल्शियम आया कहाँ से, आप जो भोजन का सेवन कर रहे हैं, आप जो खा पी रहे हैं उसमें जो कैल्शियम है, जब वो कैल्शियम का अवशोषण होता है तो आपके ब्लड में मिलता है, और जब ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होती है तो वही कैल्सीटोनिन वहां से उठाता है और लेके जाता है, कहता है तुम इस हड्डी में चिपक जाओ, इस हड्डी में चिपक, इसकी मजबूती दो, इसका सपोर्ट करो। तो आपसे पूछता है कौन सा हार्मोन कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन में सहायक होता है, तो जवाब होता है कैल्सीटोनिन। और पूछता है आपसे कैल्सीटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, तो जवाब होगा थायराइड ग्लैंड। इतनी बात हो गई। तो हमने कैल्शियम फास्फेट को देखा, और इसी का जमा होता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं और कठोर होती चली जाती हैं। अगला देखिए, डेंटाइन व इनेमल का निर्माण। आपको पता है कि जब हम दांत की बात करते हैं तो वहां पे 2 भाग आता है, डेंटाइन और इनेमल। आपसे यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपके शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तब वहां पे नाम आता है नाम आता है इनेमल। लेकिन वहीं पर जब हड्डी से पूछ दे तो आपके जबड़े की हड्डी, मैंडिबल। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम की बात हो रही है तो हम जानेंगे कि जो दांत का 2 भाग होता है, एक होता है डेंटाइन, एक होता है इनेमल। जो डेंटाइन भाग हुआ करता है आपके दांत के अंदर का भाग हुआ करता है, और उसके ऊपर आपके इनेमल की कोटिंग होती है। तो इतनी बात हो गई। तो यहाँ से आपका यह भी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कितना प्रतिशत डेंटाइन हुआ करता है और कितना प्रतिशत इनेमल हुआ करता है। तो 75 और 25 का आंकड़ा हुआ करता है। 75% डेंटाइन का भाग होता है जो कि अंदर से होता है, और 25% सबसे कठोर भाग होता है, कठोर तत्व होता है जो कि इनेमल का बना होता है। तो 75-25 का अनुपात हुआ करता है और मिलाकर 100% हो जाता है। तो इसके निर्माण में भी भाग होता है। लेकिन यहीं पर एक चीज और जान लेते हैं कि आपका जो इनेमल है, आपका जो डेंटाइन है, इसमें आपके प्रोटीन भी पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है, यदि आपसे पूछे कि कौन सा प्रोटीन आपके डेंटाइन में पाया जाता है, तो आपके डेंटाइन में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। लेकिन वहीं पर इनेमल की बात करें तो इनेमल में आपके कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इतनी बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो ब्लड है यह रक्त के जमाव में, रक्त के स्कंदन में सहायता करता है, जैसा कि आप लोग ब्लड क्लॉटिंग में देख चुके हैं। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के में हमने बताया था, ब्लड क्लॉटिंग स्कंदन, वहां पे आप देख सकते हैं, जाकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे ब्लड का थक्का कैसे जमता है। सारी की सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप वहां पे हमने बताने का प्रयास किया, वहां पे हमने समझाने का प्रयास किया है। आप लोग वहां से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि और विकास के नहीं बल्कि हम कह सकते हैं हमारे वृद्धि में कैल्शियम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लाइपेज के सक्रिय करने में, जब लाइपेज की बात आती है तो लाइपेज है, लिपिड है, यानी कि वसा के पाचन में, वसा के जो पाचन करने वाला एंजाइम है, वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, वह आपका लाइपेज है। अब बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाती है कि सर ये लाइपेज एंजाइम बनाता कौन है, लाइपेज एंजाइम बनाता कौन जो कि इसको सक्रिय नहीं करता है। तो जब वहां पे नाम आता है अग्नाशय, और जब अग्नाशय की बात आती है तो आपको पता है कि जो आपका अग्नाशय हुआ करता है यह आपका मिक्स ग्लैंड का कार्य करता है। अग्नाशय एक मिक्स ग्लैंड है, और अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज की बात होती है तो लाइपेज एंजाइम जो होता है आपके वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो एंजाइम होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लेकिन वहीं पर जब हम ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो आपका इसका काम होता है आपके प्रोटीन के पाचन में। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन जो कि अग्नाशय से निकलने वाले 3 एंजाइम है जो कि बार बार आपके परीक्षा का भाग बनता है, इसे याद रख सकते हैं, LAT से याद रख सकते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो वहां से जो लाइपेज निकलता है आपके अग्नाशय के द्वारा वह
डीएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता, लेकिन आपके जो शरीर में, जो आपके ब्लड में आपका कैल्शियम है, जब वो उसके संपर्क में आता है तो उसको एक्टिव कर देता है, और जब एक्टिव करता है और एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के, यह जो है आपके वसा के पाचन में सहायक होता है। वहीं पर जो आपका कैल्शियम होता है विटामिन B12, जिसकी कमी से आपको पता है कि परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, और विटामिन B12 के अवशोषण में आपका कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकता की बात करें, अधिकता, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम की अधिकता, यानी जब शरीर में कैल्शियम की अधिकता होगी तो आपके ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होगी, और इसे ही हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो इसे हाइपर कैल्सीमिया। आपको पता है कि हाइपर और हाइपो दो शब्द प्रयोग होता है, हाइपो कमी के लिए और हाइपर अधिकता के लिए, यानी कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होगी तो उसे हाइपर कैल्सीमिया, और जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो उसे हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। और देखिए कि इसकी अधिकता से मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, या इसे ही दुग्ध क्षार बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, और जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो आपको पता है कि इसकी जो प्रकृति हुआ करती है ठोस होती है। जब ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती है तो हमारे नसों में, हमारे हार्ट की नलिकाओं में और जगह पे कैल्शियम का जमाव होने लगता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक हो सकता है और कई सारी समस्याएं, नसों में ब्लॉकेज, इन सारी समस्याओं को देखा जाता है। और उसे ही क्या कहा जाता है, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, यानी कि दुग्ध क्षार बीमारी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर देखिए गुर्दे की पथरी की बात आती है, जबकि आप इससे पहले से परिचित है, गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, लेकिन जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और उसके साथ ऑक्जेलेट से उसकी मुलाकात हो जाती है तो आपका बना लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में आपके गुर्दे में संचित होने लगता है। और इसकी समस्या होती विशेष रूप से क्यों है, जब हम पानी का सेवन कम करते हैं, अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी को लें तो पर्याप्त मात्रा में जब पानी को लेंगे तो आपके ब्लड से पानी निकलेगा भी, और पानी निकालने का काम कौन करता है, छानने का कौन काम करता है, तो आपकी किडनी करती है। अब देखिए जब हमने किडनी का नाम लिया तो यहीं से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूज करता है। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आपसे पूछता है यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है, हमारे शरीर का कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है। आप लोग देखते हैं कि जब यूरिया की बात आती है तो यूरिया का निर्माण आपका लीवर करता है, आपका जिगर करता है, आपका कलेजी करता उसको कलेजा भी कहा जाता है, वो करता है, लीवर करता है, यकृत करता है, लेकिन इसे छानने का काम, इसे अलग करने का काम आपकी किडनी करती है। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और टिक लगा देते हैं कि यूरिया का निर्माण किडनी करती है, और हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। इतनी बात हो गई, यानी कि आपसे अगर यूरिया के निष्पक्ष में पूछे तो आपका यूरिया का निर्माण आपका लीवर करता है, जबकि छानने का काम किडनी करती है। उसी प्रकार से गुर्दे की जो पथरी है ये आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है, और जो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा होती है, तो संभावना होती है कि पथरी का निर्माण कर ले। और पथरी की कौन सी होती है, गुर्दे की पथरी। आपसे क्वेश्चन पूछता है गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है, गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तब यहीं पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है, क्योंकि दो पथरी हम लोग नॉर्मल देखते हैं, एक आपके गुर्दे की पथरी और एक आप लोग देखते हैं कि पित्ताशय की पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी। गॉल ब्लैडर की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की नहीं बनी होती है, बल्कि गॉल ब्लैडर की पथरी आपके लिपिड की हो सकती है, आपके कोलेस्ट्रॉल की हो सकती है, यानी यह जो होगी आपके तैलीय पदार्थ की होगी। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि जो आपके पित्ताशय की गॉल ब्लैडर की पथरी हुआ करती है, इसमें जो है यह इसको गिराने पर यह छटकती है, कूदती है, जंपिंग होती है, स्पंचिंग पाई जाती है। तो दोनों की पथरी आपसे पूछे तो आपके गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट, लेकिन यदि आपसे गॉल ब्लैडर की पथरी पूछे, पित्ताशय की पथरी पूछे तो यह आपके लिपिड या आपके कोलेस्ट्रॉल की बनी हो सकती है। इतनी बात हो गई। आपको इंडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया यह बच्चों में देखा जाता है। इंडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा से, अधिक मात्रा से बच्चों में होने वाली समस्या जो है इसे इंडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया के नाम से जाना जाता है। और आपने इसको देखा हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा को हाइपरकैल्सीमिया और इसकी कमी को हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक तत्व,
यानी कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि हम भोजन के रूप में कैल्शियम को विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से ले तो रहे हैं, लेकिन यदि उनकी कमी होती है तो कैल्शियम का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा नहीं हो पाता है। अर्थात यहाँ से हम जान सकते हैं कि कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। तब देखिए कौन कौन से तत्व हैं आपके। लाइसिन प्रोटीन, लाइसिन आपका एक प्रकार का प्रोटीन है, और जब इसकी हमारे शरीर में लाइसिन प्रोटीन की कमी हुआ करती है तो इससे उसका जो अवशोषण होता है वो बहुत ही प्रभावित होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा पर्याप्त होती है तो आपके कैल्शियम का अवशोषण 50% तक बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर में लाइसिन प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है तो कैल्शियम का अवशोषण 50% तक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपके विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी भी आपके कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है। आप लोग देखते हैं कि जब विटामिन डी की बात होती है तो आप लोग देखते हैं कि विटामिन डी एक प्रोविटामिन है, प्रोविटामिन है। और जब इसकी कमी होती है आपके विटामिन डी की तो कैल्शियम का हमारे शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता है। और आपसे बार बार पूछता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप लोग वहाँ पर रिकेट्स मारते हैं, बाल रिकेट्स, चाइल्ड रिकेट्स मारते हैं, और वेट होता है, ड्राई होता है, रिकेट्स के प्रकार है। लेकिन वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कैल्शियम की कमी से टिटैनी नामक बीमारी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानिए। यानी कि आपसे अगर यहाँ से भी ऑप्शन में एक बीमारी का नाम दे दे और भिन्न भिन्न बीमारियों का नाम दे और विटामिन डी की कमी है तो वहाँ से डायरेक्ट तो उसका संबंध नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से विटामिन डी की कमी से टिटैनी हो सकता है। क्योंकि जब तक विटामिन डी की आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा नहीं होगी कैल्शियम का अवशोषण बाधित होगा। जब कैल्शियम का अवशोषण बाधित होगा यानी कैल्शियम आपके शरीर में कम होगा तब भी आपको टिटैनी हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप इसको सही कर सकते हैं। कितनी बात हो गई। वहीं पर हमारी तीसरी बात आती है लैक्टोज। लैक्टोज की भी कमी, लैक्टोज की भी मात्रा आपके कैल्शियम अवशोषण में सहायक होती है। वहीं पर बात आती है कैल्शियम और फास्फोरस। जब कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो 1:1 होता है तब इस स्थिति में कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा, हमारे छोटी आंत के द्वारा अच्छी मात्रा में किया जाता है, यानी कि उसका अवशोषण किया जाता है। और आपके इतनी बात हो गई। चलिए देखिए अब जो है ये तो हमारे सहायक तत्व थे जो कि आपके लाइसिन प्रोटीन थी, आपका विटामिन डी, विटामिन सी था, आपका लैक्टोज था, आपका कैल्शियम और फास्फोरस का 1:1 में होना। इतनी बात हो गई। वहीं पर हम बाधक तत्वों की बात करें तो आपको पता है कि कैल्शियम के जो बाधक तत्व मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की बात होती है तो हमें पता है कि जो हमारी पालक हुआ करती है इसमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, लेकिन आपके पालक में एक तत्व और पाया जाता है जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यही कारण होता है कि आपका जो है आपका जो पालक में कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। यहीं पर आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आपके भोजन में जितने कैल्शियम की मात्रा होती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% ही आपके शरीर का मतलब आपकी छोटी आंत के द्वारा अवशोषण किया जाता है। यानी कि आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम खाएं, लेकिन आपने जितना खाया है उसका सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% ही आपकी छोटी आंत के द्वारा इसे अवशोषित किया जाता है, बल्कि और बाकी यानी कि 60 से 70% यह जो है आपके मल के माध्यम से और माध्यम से पेशाब पसीने के माध्यम से निष्कासित हो जाता है। फाइटिक एसिड। अब हम बात आती है हमारी फाइटिक एसिड की बात आती है। फाइटिक एसिड भी बाधक का काम करता है। और बात आती है फाइटिक एसिड पाया कहाँ जाता है तो अनाज के ऊपरी छिलके में, अनाज जो होता है अनाज के ऊपरी छिलके में फाइटिक एसिड पाया जाता है। और यह फाइटिक एसिड आपके कैल्शियम अवशोषण में बाधक का कार्य करता है। उसके बाद आपका नाम आता है भूसी, जो आपको पता है कि रफेज है, रेशा है। अब ये होता क्या है कि ये तेजी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के कारण ये प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तेज होने के कारण कैल्शियम का अवशोषण हो नहीं पाता और उसके पहले ही ये हमारे शरीर से बाहर कर देता है। इस प्रकार से कैल्शियम के अवशोषण में यह बाधक होता है। वहीं पर आपका कॉपर हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, और छोटी आंत का क्षारीय मान का बढ़ जाना। जब हम लोग किसी व्यक्ति को किसी बीमारी में अधिक क्षारीय पदार्थ को देते हैं और हमारी छोटी आंत का क्षारीय मान बढ़ जाता है, और जिसके कारण आपके कैल्शियम का पाचन नहीं हो पाता है। वसा की जब अधिकता होती है, जब वसा की अधिकता होगी तो हमारे एसिड की भी अधिकता हो जाती है, और इसी एसिड की अधिकता के कारण भी आपके कैल्शियम का पाचन नहीं हो पाता है, इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। वहीं पर जब हम अवशोषण की बात करते हैं तो इसका जो अवशोषण हुआ करता है कैल्शियम का आपकी छोटी आंत के द्वारा होता है, और छोटी आंत के द्वारा 30 से 40% जो भी हम खाद्य पदार्थ में खाते हैं, लेते हैं, उसमें जो कैल्शियम है सिर्फ उसका 30 से 40% ही हमारी छोटी आंत के द्वारा अवशोषित हो पाता है। और यहीं पर यह भी जान लें कि इसको जो नियंत्रित करने का काम होता है आपके पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा होता है। वहीं पर हमने अभी आपसे बताया कि पैराथायराइड हार्मोन और आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन, यह दो ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब आपके ब्लड में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, मात्रा अतिरिक्त हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आपका जो कैल्सीटोनिन जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है, यह कैल्सीटोनिन आपके ब्लड से कैल्शियम को लेकर के हड्डियों में जाता है, जमा देता है, और उसी को ही कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि कैल्शियम का हड्डियों में जमना कैल्सिफिकेशन कहलाता है, या उसे ही ओसिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट जाती है, या हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी को देखता है, तब आपका पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, इन्हीं हड्डियों से कैल्शियम फास्फोरस को निकाल करके आपके ब्लड में लाके मिलाने का काम करता है। तो यानी कि इसे नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। आगे देखिए, अगर हम विसर्जन की बात करें तो आपके कैल्शियम का विसर्जन आपके मल मूत्र तथा पसीने के द्वारा होता है, और प्रतिदिन हमारे शरीर से 320 मिलीग्राम प्रतिदिन 320 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम का विसर्जन हमारा शरीर करता है। अब इसमें से बात आती है कि सर आपने बताया तो कैल्शियम का विसर्जन 3 माध्यम से होता है, मल मूत्र और पसीने के रूप में, तो किससे कितना होता है यह भी निश्चित आपने बता दिया कि 320 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है। तो इसमें से आपके मल के द्वारा 125 मिलीग्राम पर डे होता है, और आपके मूत्र के द्वारा 175 और पसीने के द्वारा 20 मिलीग्राम कैल्शियम का विसर्जन प्रतिदिन आपकी शरीर करती है। वहीं पर जब हम कमी की बात करते हैं तो इसकी कमी से टिटैनी नामक रोग होता है, और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है, जो कि आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण था जिसका नाम था कैल्शियम। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक छोड़ दीजिए प्यारा सा कमेंट, जिससे हमारे मनोबल को ऊर्जा मिले, हमें ऊर्जा मिले, और आपके लिए हम कार्य कर पाएँ। तो चलिए, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।